तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्टिंग करनी थी हमें ऑल स्टेट्स, यस सर, है ना। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट करना था। लेते जा यहाँ से देखेंगे सभी, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट्स माइक म्यूट कर दे, माइक म्यूट करें सभी, म्यूट योर माइक इमीडिएट, म्यूट योर माइक। अभी देखिए अंजनी पांडे की तरफ से अभी जस्ट ड्राइंग हुई है ना। इस तरह से मत करें, यहाँ पे नेम शो हो जाता है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि भारत जो है हमारा 28 स्टेट है भारत में। इंडिया में टोटल कितने स्टेट है? 28। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, बिहार, ऐसे करके 28 स्टेट हैं। उस 28 स्टेट्स को इस तरह से उन 28 स्टेट्स को किस में डिवाइड किया गया? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया बेटा? डिस्ट्रिक्ट में। जब हमने पहली क्लास लिया था, ग्राम पंचायत पढ़ाया था वहां पर, तब हमने ये सारा डिस्कशन किया हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट को भी तहसीलों में डिवाइड किया गया। डिस्ट्रिक्ट को भी किसमें डिवाइड किया गया है? तहसीलों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना? तहसीलों में। हाँ, ये देखिए, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कितने हैं आपके? 28। इंडिया क्या है आपका? कंट्री भी इंडिया कंट्री है, देश है, कंट्री है। और इस कंट्री को डिवाइड किया गया है कितने स्टेट्स में, है ना? स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट्स को किस में डिवाइड किया गया है? डिस्ट्रिक्ट में। यानी अगर यहाँ पर हम क्या देंगे 28 स्टेट्स है, ऐसा करके हम 28 स्टेट्स बनाए ऐसे। तो मैंने 28 स्टेट्स के एग्जांपल में क्या बताया है? एग्जांपल में आपको मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, और भी बहुत सारे एटसेट्रा, ठीक है। स्टेट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। स्टेट्स हमारे कौन कौन से हुए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एटसेट्रा, बहुत सारे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, है ना, जितना भी है हमारा, हिमाचल प्रदेश, ये जितने भी हैं 28 स्टेट्स हैं। टोटल कितने हैं बेटा? ये 28। टोटल कितने हैं? 28, ठीक है। अब कहा जा रहा है एक स्टेट को, जैसे ये हमारा एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट, बहुत धीरे आ रही है। जैसे हम उत्तर प्रदेश वाला स्टेट ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाला स्टेट ले रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश स्टेट को किसमें डिवाइड किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट में। किसमें डिवाइड किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट में। यही तो दिया है ना। अभी अभी हमने जो आपको बताया क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश को किसमें डिवाइड किया गया? डिस्ट्रिक्ट में। अब इस उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? लगभग हम लोग अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट अभी मेजर कर रहे हैं कि लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिला। डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते हैं जिला, जनपद जिसे कहते हैं ना, जनपद या जिला कहते हैं, जिला कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने हैं हम बता रहे हैं यहाँ पे। ये नंबर कितने हैं? लगभग 75, अबव 75, ठीक है, इतना ले रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे यहाँ पर। एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? बताइए सर। हो रहा है क्लियर। अब जब ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश का केवल हमने एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया समझने के लिए, केवल एक डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और उस 75 डिस्ट्रिक्ट में अबव 75 है अबाउट, और उस 75 डिस्ट्रिक्ट में हमने केवल एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया समझने के लिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं? अपना ही डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, चित्रकूट अपना ही डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, चित्रकूट। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, इलाहाबाद है, कानपुर है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है ना। ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हम केवल एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं। चित्रकूट क्या है हमारा? एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट को भी अभी आगे आपके बुक में बताया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइड किया गया है, तो एक डिस्ट्रिक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया सकता है? तहसील में। पहले किस में डिवाइड करेंगे? तहसील में। तो चित्रकूट में टोटल कितनी तहसील हैं? अब ये मालूम होना चाहिए हमें कितना डिवाइड किया गया, जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसी हिसाब से। लगभग 4 तहसील है। 4 है। पहला तहसील हमारा क्या हो गया? करवी। करवी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। करवी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है ना। करवी आपका एक शहरी, करवी का बहुत ज्यादा भाग जो है वो शहरीकरण में आता है, शहर में आता है, शहरीकरण में। करवी में गांव भी जुड़ा हुआ है, करवी में गांव भी जुड़ा हुआ है, लेकिन करवी का बहुत सारा भाग आपका शहर में आता है। ठीक है, तो जब शहर में आएगा तो वहां पर क्या होगी? नगर पालिका होगी, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। और अगर जहां गांव होगी वहां पर क्या होगा? वहां पर पंचायती राज वाला सिस्टम, यानी ग्राम पंचायत होगा वहां पर, ग्राम पंचायत। बात समझ में आ रही है ना? तो एक शहर के विकास के लिए, एक क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया था, अर्बन में और रूरल में, अर्बन में और रूरल में। इसी तरह से करवी जो क्षेत्र है उसका बहुत सारा भाग अर्बन में आता है, बहुत ही कम क्षेत्र गांव में आता है। ठीक है, तो जहां गांव क्षेत्र लगता है वहां प्रधान चुने जाएंगे, सरपंच चुने जाएंगे, और जहां पर शहर क्षेत्र लगता है वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी मेयर। अभी उसको अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी अगला चैप्टर हमारा शहर वाला ही है, अर्बन वाला जो पोर्शन है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग वही डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप समझिए चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट को तहसील में डिवाइड किया जा रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट को तहसीलों में बांट सकते हैं हम लोग, इसमें तहसीलों में। जैसे करवी हो गया, यहाँ पर करवी के बाद आपका दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी है वो आपका मऊ हो गया, फिर मानिकपुर हो गया, है ना, और फिर राजापुर हो गया, राजापुर से राजापुरी वही जगह है जहां पर भगवान, आप भगवान के रूप में मानिए या जिस रूप में मानिए, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, है ना। राजापुर वही जन्मस्थली तो है। यस सर। तो ये देखिए चित्रकूट हो गया, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट को तहसीलों में बांट दिया। ये समझा देना बात। या तहसील, तहसील को हम लोग क्या बोलते हैं? तालुका भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसी तहसील को क्या बोलते हैं? तालुका। ठीक है, अब इसी तहसील को अगर डिवाइड करना होगा तो फिर हम लोग ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। आ जाओ ऐसे कर, कहां जाना है? झूठ को बोल। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें सभी, लेके पत्थर लगा लो। माइक म्यूट करें सभी। अब अगर देखिए, अब अगर इसी तहसील को हम आगे डिवाइड करते हैं तब हम इसको ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लॉक में। और ये सारी बातें मैं आपको बताया हूं। फिर ब्लॉक फिर इसमें डिवाइड होता है कई सारे गांवों में, कई सारे गांव में डिवाइड होता है, कई सारी ग्राम सभाओं में ब्लॉक डिवाइड हो जाता है। ब्लॉक जो है कई सारी ग्राम सभाओं में डिवाइड होता है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइडेशन अपने देश का, अपनी कंट्री का डिवाइडेशन करते हैं, समझते हैं। और इस डिवाइडेशन करना इसलिए जरूरी होता है जिससे सही तरीके से क्या हो सके? शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। जैसे एक स्कूल है, जैसे आपका एक स्कूल है, एक स्कूल में जो हेड है वो प्रिंसिपल है ना, जो वहां से अपना जो भी सर्कुलेट करेंगे रूल्स हैं। उसके अलावा
हर क्लास के लिए अलग अलग क्लास टीचर है जो एक एक क्लास को कमांड देते हैं। मान लीजिए 7th ए के क्लास टीचर अलग है, 7th बी के अलग है, 8th के अलग है, 8th बी के अलग है, अलग अलग क्लास टीचर है ना। अलग अलग सब्जेक्ट टीचर भी है। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर क्लास टीचर आया और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाकर चला गया, हिंदी भी पढ़ा दिया उसने, मैथ भी पढ़ा दिया, संस्कृत भी पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। तो आपके लिए भी समस्या, उस टीचर के लिए भी समस्या। तो सबके लिए अलग अलग टीचर अपॉइंट किया गया है कि हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, उसको पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, है ना, एजुकेशन आपको अच्छा मिल सके। इसीलिए अलग अलग टीचर अपॉइंट किए गए हैं, टाइम निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर पूरे स्कूल को हैंडल कर लेगा, बहुत सारे टीचर होते हैं ना। इसी तरह से अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग उनके रूम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही रूम में सारे बच्चों को बैठा दिया गया, 6 वाले भी यही बैठे हैं, 7 वाले भी यही बैठे, 8th वाले भी एक ही हॉल में बैठा दिया गया और पढ़ाए जा रहे हैं, कोई इधर से कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई, ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग क्लासेस डिवाइड होती है ना। इसी तरह से पूरे कंट्री को भी डिवाइड किया गया है, स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ना। स्टेट्स के बाद फिर उनको हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है ना। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है, आपको पता है डीएम कहाँ होता है, स्टेट लेवल में नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, जिलाधिकारी कहते हैं हिंदी में, है ना। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होता है, जैसे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के अंडर में क्या होता है, कई सारी तहसील होती है, लगभग चित्रकूट में कितनी है, 4 तहसील है। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में 4 भी होंगी, 5 भी होंगी, 7 भी होंगी। जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उतनी बड़ी क्या होगी, तहसील होगी। जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उतनी ज्यादा ही उसमें क्या होंगी, तहसील होंगी। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि तहसील का जो हेड होता है उसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कानून को, यानी तहसीलदार बोलते हैं, ठीक है, तहसीलदार बोलते हैं। तो वही सारी बातें अभी इसमें डिस्कस करना है कि जमीन से जुड़े मुद्दे पर, लैंड से जुड़े मुद्दे पर जो विवाद उत्पन्न होगा तो उसका सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी डीएम हो गया, और बाकी फिर एक तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, तहसीलदार हो गया, है ना। तहसील का जो हेड होता है, ठीक है। और तहसील का जो हेड होता है उसी के अंडर में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक और जो लेखपाल होते हैं, वो सारी बातें तहसीलदार की मानते हैं। तहसीलदार लेखपाल के काम को क्या करता है, निरीक्षण करता है, देखता है कि सब जो जितने भी लेखपाल हैं ये सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी देखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लेखपाल कोई गलत काम कर रहा हो, पटवारी गलत काम कर रहा हो। तो इन सब बातों को भी क्या किया जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर, देखिए दिया हुआ है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। इसको पढ़ लेंगे आप। फॉर मैनेजिंग मैटर्स, मैनेज करने के लिए, है ना, रिलेटिंग टू लैंड के मैटर, जमीन, पूरे स्टेट की जमीन, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जमीन, उसका डिवाइडेशन कैसे होगा जमीनों का, उसके हिसाब से दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। इन डिस्ट्रिक्ट को भी आगे डिवाइड किया गया है। दीज सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जैसे तहसील, तालुका। क्लियर है। एट द हेड ऑफ इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इनका जो तहसीलों का हेड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। एट द हेड इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर्स और नाउन सो एज अ तहसीलदार। तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, राजस्व अधिकारी, टैक्स लेने वाला, जमीनों का टैक्स लेने वाला कौन ले रहा था, लेखपाल ले रहा था ना गांवों से। लेकिन लेखपाल से भी कौन लेगा, लेखपाल ने जमा करवाया हर गांव में, लेखपाल गया हर गांव से टैक्स लिया। अब लेखपाल से कौन टैक्स लेगा कि भैया तुमने जो गांव से टैक्स कलेक्ट किया है उसको लाओ यहाँ पर, उसको कौन मांगेगा, उसको मांगेगा कौन, तहसीलदार। तहसीलदार सारे लेखपालों की जांच करता है। याद रखिएगा, इस नाम को याद रख लीजिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार का काम क्या होता है, यही क्वेश्चन बनेगा आपसे। व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, तो आप बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट, यहां से बताएंगे आपकी जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो नीचे होता है जिसको हम रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उसी को हम तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार को आप रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए तहसीलदार का काम क्या दिया है, आगे क्या काम दिया है, दे हैव टू हियर, तहसीलदार का काम याद करते जाइए यहीं पर। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट,
उसका काम क्या होता है, जो विवाद होते हैं ना, लड़ाई झगड़े गांव में होते हैं ना, वो तहसीलदार के ऑफिस में आके दो पक्षों में आपस में जो विवाद होता है ना उसको सुन सकता है। तहसीलदार के पास इतनी पावर होती है कि वहीं पर मामलों को निपटा सकता है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। ये देखिए इंपॉर्टेंट दिया है ना कि पटवारी के वर्क को कौन सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज का मतलब देखने का काम। जैसे आप लोग घर में कोई काम करते हो तो आपके काम को सुपरवाइज कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं कि मेरा बेटा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो ये सारा काम सुपरवाइज करने के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं। वैसे ही पटवारी के काम को सुपरवाइज करने के लिए तहसीलदार होता है। ठीक है। एंड इंश्योर, तहसीलदार पटवारी के काम को देखता भी है। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट। वो देखता है कि जो रिकॉर्ड्स लेखपाल रख रहा है, पटवारी रख रहा है, वो सही से रख रहा है, गलत तो नहीं रख दे रहा है, कहीं पर कोई रिकॉर्ड रख रहा है, कहीं पर कोई रिकॉर्ड रख रहा है। इस बात को भी वो चेक करता है, देखता है। ठीक है, ये बात भी आपको कंफर्म करें। बार बार आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते ना, कहीं पर पटवारी में बोलता हूँ, कहीं पर लेखपाल बोलता हूँ, दोनों का नाम एक ही है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके, है ना। फिर उसके बाद देखिए दे मेक श्योर, वो ये मेक श्योर करते हैं कि फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। कि जो फार्मर है, किसान है, अगर उनको अपने खेत की कॉपी चाहिए ना कि मेरी जमीन किसके पास में है, मेरी जमीन कितनी है, अगर उसकी फोटो कॉपी चाहिए, उसकी नकल चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन का एक मैप चाहिए, तो लेखपाल सही से उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो लेखपाल होते हैं, पटवारी होते हैं ना, गाँव वालों की बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी पैसे भी ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद ही ये सारा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी नजर बनाए रखते हैं। सारे पटवारी ऐसे नहीं होते हैं, सारे लेखपाल ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, गांव वालों से बहुत पैसे लेते हैं, इसके बाद वो सारा नकल देते हैं। जबकि गांव वालों का राइट है, वो अधिकार है ना, कि जो भी थोड़ा बहुत अगर उसमें है, क्लियर है कि मैप पे कुछ लग रहा है तो ही लीजिए, अदरवाइज बेवजह से पैसे गांव वालों से नहीं ले सकते, है ना, जो विलेजर्स है उनसे नहीं ले सकते। So they make sure, है ना, ये इस तरह से स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट। कभी कभी जो आप लोग होते हो ना, अभी आप लोग 6th में हो, लेकिन जब आगे भी आप लोग जाओगे ना तो उसमें आप लोगों को अपना दिखाना पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, इस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो साइन लगते हैं ना, वो भी तहसीलदार के ही साइन लगते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट का मतलब कि हम किस कास्ट के, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, तो फिर सरकार द्वारा कभी कभी वो आता है, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पैसा मिलता है। तो जो स्कॉलरशिप मिलती है, पैसा मिलता है, वो अगर आप जब कास्ट सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसके आधार पर कुछ पैसा मिलता है, तो वो बनवाना पड़ता है हर स्टूडेंट्स को। अपने पेरेंट्स बताते हैं, फिर पेरेंट्स उनको लेके जाके कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उनको उसी तहसीलदार के पास जाना होता है, तहसीलदार के ऑफिस में, ठीक है ना, तो वहां से सर्टिफिकेट बनता है। तो द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हेयर्ड। जो विवाद होते हैं ना जमीन के, वो भी तहसीलदार सुन सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? मैसेज कर दिया करें आप लोग। क्लियर है सर? मेरे पास मैसेज मिल जाता है, जैसे आप लोग अभी म्यूट हैं, बोल नहीं पाएंगे, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अ डॉटर विश, एक बिटिया की चाह। एक बिटिया की चाह, एक लड़की की इच्छा क्या होती है, एक लड़की क्या सोचती है, तो कहती है फादर इनहेरिट अवर हाउसेस फ्रॉम हिज फादर। मेरे जो पापा हैं उन्होंने अपने पापा से क्या किया, उनको अपनी जमीन का हिस्सा कुछ मिला हुआ है, यानी मेरे पापा को मेरे बाबा से कुछ ना कुछ हिस्सा मिला हुआ है, राइट? ठीक है। इसके बाद एंड एवरीवन सेज, और प्रत्येक कहते हैं ही विल लीव इट टू ब्रदर, और वो ये कहते हैं कि मेरे पापा से फिर किसको मिल जाएगा, ये यही जमीन मेरे भाइयों को मिल जाएगी। समझिएगा, एक लड़की कह रही है, एक कहानी, एक मतलब एक चित्रण है जिसमें एक आप कह सकते हैं कि लड़की कहती है, डॉटर विश है, डॉटर की इच्छा है, जो पहले हमारे समय में होता था उसके बारे में है। ठीक है, लड़की कहती है कि मेरे पापा को जमीन मेरे बाबा से मिली है, यानी मेरे पापा के जो पापा हैं उनसे जमीन मिली हुई है, और मेरे पापा के पास जो जमीन है ना, वो जमीन मेरे जो भाई हैं उनको मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? उनको मिल जाएगी। ठीक है, बट व्हाट अबाउट मी, बट मेरा क्या होगा, एंड माई मदर, बट मेरा और मेरी माँ का क्या होगा, वो ये कह रही है। ठीक है, टू एक्सपेक्ट अ शेयर,
मेरा भी तो शेयर बनता होगा कहीं ना कहीं, है ना, फादर के घर पर। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर होम, क्या मेरे पापा के घर में मेरा कोई शेयर नहीं है, मेरी माँ का कोई शेयर नहीं है ना, इज नॉट वेरी वुमेनली। ये देखा ही नहीं जाता कि हाँ औरतों को भी कुछ मिलता है, महिलाओं को भी कुछ मिलता है, जो लेडीज है ना उनका भी अपना कुछ राइट होता है। सो आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है कि तुम्हारा तो औरतों को ये बातें की ही नहीं जाती हैं। आई एम टोल्ड, मुझे ये बताया गया है कि इज नॉट वेरी वुमेनली, ये औरतों की बात नहीं है, औरतों का ये सब काम नहीं कि मुझे भी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी बस लड़कों को ही मिलता है, ऐसा सिस्टम शुरू से था, है ना। बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन उस लड़की की इच्छा क्या है, वो लड़की की इच्छा ये है कि मेरा भी अपना खुद का क्या होना चाहिए, खुद का प्लेस होना चाहिए। मतलब मेरे पापा द्वारा मुझे भी कुछ ना कुछ जमीन का हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा भी अपना एक घर होना चाहिए, मुझे वो हिस्सा चाहिए जो मेरे पापा के पास है, जो मेरे पापा से मेरे भाइयों को मिल रहा है, वो हिस्सा मुझे भी चाहिए जैसे मेरे भाइयों को मिलता है। नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, मुझे दहेज में सिल्क और गोल्ड नहीं चाहिए। जैसे लड़कियों की शादी होती है ना, तो शादी में क्या मिलता है, दहेज के, दहेज में बहुत सारा पैसा मिलता है ना, एक पेरेंट्स को देना पड़ता है बहुत सारा पैसा, बहुत गलत बात है जो ऐसा होता है, लेकिन आज भी आप लोग देखेंगे शादी में बहुत सारा दहेज में सामान मिलता है, पैसा मिलता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटा सा हिस्सा चाहिए जहां पर मैं भी अपना घर बनाकर रह सकूं, जहां पर मेरा भी कुछ ना कुछ उसमें जो शेयर है मुझे मिलना चाहिए। ये बातें एक डॉटर इसमें है और ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। एक लड़की की जो इच्छा है ये बहुत अच्छी तरीके से इसने दिया हुआ है, और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कहा किसने है, ये सोर्स कहां से आया है, तो रिफ्लेक्शन ऑन माय फैमिली, एक माय फैमिली टाइटल है, उस पर ये प्रकाश डाला गया है। और एंजली मॉन्टेरियो नाम से एक महिला है जिसने इस बात को बहुत अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया हुआ है। अब देखिए इसी से संबंधित, इसी से जुड़ा हुआ ये आप पढ़ने वाले हैं, अ न्यू लॉ, एक नया कानून पढ़ने वाले हैं, एक नया कानून पढ़ने वाले हैं। अभी नया कानून क्या है, अ न्यू लॉ क्या है, ये उसी पोएम से जुड़ा हुआ है। जो एक लड़की की इच्छा है ना, उस इच्छा ने वो इच्छा इतनी स्ट्रांग हो गई, या बाकी सभी आपके देश की महिलाओं ने, विमेंस ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और आखिरकार आपकी गवर्नमेंट को, आपकी सरकार को, देश की गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और नियम बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। वो आइए पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब देखिएगा पेपर में सीधे सीधे आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, पेपर में आपसे सीधे ये पूछा जाएगा, एक्सप्लेन अबाउट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आपसे केवल इतना ही दिया रहेगा, केवल इतना ही दिया रहेगा, आपसे कह देगा कि इसको एक्सप्लेन करिए, क्या है ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये क्या है। आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको आंसर बहुत अच्छा सा बड़ा सा आंसर लिखना पड़ेगा, और उस आंसर को लिखने के लिए आपको नीचे की सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप समझ सकते हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। देखिए क्या दिया है, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ अ मैन। जब भी हमें सोचते हैं कि कोई किसान होगा जिसके अपने पास जमीन होगी, तो हमारे दिमाग में जब किसान के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसा दिमाग में आता है कि कोई ना कोई मेल ही होगा। फीमेल के बारे में नहीं सोचते हैं कि कोई महिला होगी जिसके पास किसान कर रहा हो। जब भी हम किसान की बात करते हैं, फार्मर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कोई ना कोई पुरुष होगा, कोई ना कोई मेल ही होगा। फीमेल के बारे में नहीं सोचते कि हाँ कोई फीमेल भी मेहनत कर रही होगी। जबकि खेतों में आप जानते हैं कि खेतों में जब काम करते हैं ना लोग, तो वहां पर साथ में महिलाएं भी लगी होती हैं। जो लोग लगे होते हैं ना साथ में, महिलाएं भी पुरुषों के साथ सहयोग करती हैं, है ना। जो मेल होते हैं ना, उनके साथ में हेल्प कराने के लिए महिलाएं भी लगी होती है, लेकिन अक्सर ऐसा सोचा नहीं जाता है, वो बात देखिए। फिर वुमेन आर सीन एज अ पीपल, वुमेन्स को क्या देखा जाता है, किस रूप में देखा जाता है, हु वर्क ऑन द फील्ड्स, कि वो खेतों में काम बस करने वाली एक मजदूर की तरह है, ठीक है ना। बट नॉट एज अ पीपल, उन लोगों की तरह नहीं देखा जाता हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, जिनके पास अपनी खुद की जमीन हो और वो खुद खेती करें, मतलब वो खुद की एक अच्छी किसान के रूप में उनकी पहचान हो, ऐसा नहीं होता। या तो किसान की पत्नी होगी, या तो किसान की बेटी होगी जो उस खेत में काम कर रही होगी, बस उसका हिस्से की बात नहीं की जाती, है ना। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन, और इसलिए देखा गया बहुत सारे स्टेट्स में कि जो हिंदू वुमेन है ना, डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड, उनको एग्रीकल्चर लैंड में शेयर नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, मान लीजिए उनके फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो शेयर होता है ना उसके बेटे को मिल जाता है।
अब बेटे को मिल गया तो बेटे की शादी हो गई, उसकी तो अपनी एक अलग फैमिली हो गई, लेकिन जो उसकी पत्नी थी किसान की और जो उसकी बिटिया थी उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन, जो सन्स होते हैं ना, बेटे होते हैं ना, उन्हीं में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी जाती है, डॉटर में डिवाइड नहीं की जाती। अब देखिए रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, लेकिन अब कानून क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जब आप ये इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ना, तो पहले ये थोड़ी सी बात बताएंगे, फिर इसके बाद इसको आप बताएंगे कि अब लॉ क्या हो गया है, चेंज कर दिया गया, कानून बदल गया है। इन द न्यू लॉ, अब नए कानून के अनुसार क्या होगा, सन यानी जो बेटे हैं, डॉटर जो लड़कियां हैं, एंड दियर मदर जो उनकी माँ है, इन सभी को शेयर मिलेगा, है ना। कितनी अच्छी बात है। एक फादर है, मान लीजिए भगवान करे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी किसान की, तो उसकी जो जमीन है ना, उसके 3 हिस्से लगेंगे, यानी उसके बेटे को भी मिलेगा, उसकी बेटी को भी मिलेगा और उसकी माँ को भी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों, अगर कहीं किसी न किसी कारण से तीनों में लड़ाई झगड़ा होता है या कोई किसी को कुछ हेल्प नहीं करता है, तो तीनों कम से कम अपनी अपनी जमीनों पर अपना अपना खेती कर सकते हैं, जी सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। And their mothers in Hindu's family can get an equal share in the land, यही बात मैंने बताई। The same law will apply to all states, और ये लॉ केवल उत्तर प्रदेश बस में नहीं, मध्य प्रदेश बस में नहीं, पूरे स्टेट्स में, इंडिया के सभी जगह अप्लाई होगा। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री, जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर भी 7 यूनिट, इसमें 8 यूनिट टेरिटरी है आपकी, तो वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अच्छा, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, इससे बहुत ज्यादा वुमेन को लाभ मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल के रूप में क्या दे रहा है, सुधा के बारे में दे रहा है। सुधा एक वीमन है, इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, कोई किसान की सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम सुधा है। शी इज मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है, एंड लिव्स इन द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव में रहती है। एंड आफ्टर फादर्स डेथ, उसके पिता की जब मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर, वो अपने माँ की हेल्प के लिए कभी कभी अपने ससुराल से, जहाँ उसकी शादी हो गई थी, वहां से आती थी लौट लौट के, और अपनी माँ की हेल्प करती थी। किसमें, फार्मिंग वर्क में, किसानी के काम में, ठीक है। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी, अब उसकी माँ क्या कहती है कि मेरी बिटिया है जो मेरी हेल्प करने के लिए आती है, तो पटवारी से, लेखपाल से क्या कहती है टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। वो कहती है कि इस बिटिया जो मेरी हेल्प के लिए आती है ना, पटवारी से कहती है ना, इसका भी नाम मेरे खेतों में डाल दो, यानी इसके नाम भी कुछ जमीन कर दो, मेरे बेटों के साथ में इसका भी नाम रिकॉर्ड में डाल दो, ठीक है। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली, सुधा वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर, उसके जो छोटे भाई हैं और जो उसकी जो बहनें हैं, ठीक है। सुधा के जो छोटे भाई और जो उनकी बहनें हैं ना, वो बड़े आराम से क्या कर लेंगे, इस चीज को मैनेज कर लेंगे। Similarly, the Sudha also lives with the assurance, है ना, that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. अब वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, क्योंकि उसके पास ही अपनी खुद की जमीन हो चुकी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात थी, और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। चैप्टर हाँ कंप्लीट हो गया है बेटा, और जो नीचे कुछ चार्ट वर्ट दिया गया है ना, इसको आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्स मुझसे आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अनम्यूट कर देता हूँ, इसके बाद आप लोग फटाफट मुझसे कुछ पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं। हाँ, यू कैन अनम्यूटेड। बताइए चैप्टर समझ में आया सभी को अच्छे से? यस सर, यस सर। बहुत सारी नई बातें जानने के लिए मिली आज आपको, है ना? यस सर, यस सर। वेरी गुड। हिंदू न्यू लॉ ये किस ईयर में आया था? 2005 में। हिंदू अमेंडमेंट सक्सेशन, ये नाम याद कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में, है ना। हम नई बातों को समझते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नई बातें समझ में आए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय।